नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की क्लास में, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री की क्लास में। जहाँ पिछली क्लास में हमने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम दिल्ली के सबसे शिक्षित लेकिन एक बुद्धिमान मूर्ख शासक के बारे में पढ़ेंगे, जैसा बरनी कहता है, मोहम्मद बिन तुगलक, जौना खान या उलूग खान, जिस भी नाम से आप उसे जानते हो। तो आज की क्लास में हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करेंगे। साथियों, पिछली क्लास में हमने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में यह जाना था कि खिलजी वंश के बाद जो मुबारक खिलजी को मारता है खुसरो शाह, उसको मार करके गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश की स्थापना करते हैं और 1320 में सुल्तान बनते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा गया कि उन्होंने एक मध्यवर्ती नीति को अपनाया। उन्होंने अमीरों को उनकी जमीन वापस कर दी, खुद और मुकद्दम को उनके अधिकार वापस कर दिए, नहर बनवाई, किसानों पर ध्यान देने वाला पहला सुल्तान था। टैक्स की रेट को दोबारा से कम कर दिया, जो भू राजस्व की दर लगती थी। तुगलकाबाद का एक शहर बनाया, उसमें एक 56 कोट नाम का दुर्ग बनाया जो कि रोमन शैली पर बना हुआ था। हमने मृत्यु के बारे में भी पढ़ा कि बंगाल अभियान से वापस आ रहे थे। अफगानपुर दिल्ली के पास का ही इलाका है, वहां पर जौना खान जिनका बेटा था, जो युवराज था, उसने एक लकड़ी का स्टेज या लकड़ी का महल बनाया था। उसके गिरने की वजह से मृत्यु हो जाती है गयासुद्दीन तुगलक की। दोनों इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकार इसमें तुगलक की गलती को मानते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं, ये आकस्मिक घटना थी, एक सडन इवेंट था, मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था। अच्छा, ये लगता भी है कि मोहम्मद बिन तुगलक क्यों ही ऐसा करेगा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक को ऑलरेडी युवराज डिक्लेयर करके रखा था कि जब सुल्तान की मृत्यु होगी तो अगला सुल्तान ही मोहम्मद बिन तुगलक को बनना था। तो इसके कारण बहुत कम दिखाई देते हैं कि उसने जानबूझ करके अपने पिता को मारा होगा। पर ठीक है, आज की क्लास में हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में डिटेल से बात करेंगे। जितने भी पहलू हो सकते हैं, जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं, उन सभी एस्पेक्ट को हम समझेंगे। तो तुगलक वंश, जिसने सबसे अधिक समय तक दिल्ली पर शासन किया, हम गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ना है, जिसने 1325 से लेकर के 1351 तक शासन किया, 1325 से लेकर के 1351 तक रूल किया। तो जानते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एक इंट्रोडक्शन। यहाँ हम उसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उसकी उपाधियां क्या थीं, वो सुल्तान कैसे बना, ये सारी चीजें। फिर हम उसके बहुत ब्रीफ में, बहुत विशेष किंगशिप थ्योरी नहीं थी, पर जितनी भी थी उसके बारे में हम बात करेंगे। किंगशिप थ्योरी अर्थात राजत्व सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे। इसने भी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म किए थे और कुछ तो बहुत कमाल के रिफॉर्म किए थे। तो हम एग्रीकल्चरल रिफॉर्म के बारे में भी बात करेंगे साथियों। फिर वो 5 योजनाएं जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल हैं, 5 स्कीम्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक MBT, जिसकी वजह से इसे कहा गया कि ये एक रक्त पिपासु सुल्तान है, कहा गया कि ये बुद्धिमान मूर्ख सुल्तान है, पागल सुल्तान है, एक भटका हुआ राजकुमार है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। तो हम 5 योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें दोआब में कर वृद्धि है, दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन है, खुरासान अभियान है, कराचिल अभियान है। ये सारी बातें इन 5 योजनाओं में ही आती हैं, इन 5 स्कीम्स में ही आती हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि टोकन करेंसी को इशू करना हो, या फिर दिल्ली से देवगिरी के लिए कैपिटल ट्रांसफर हो, खुरासान का कैंपेन, कराचिल का कैंपेन हो, फिर दोआब में टैक्स को इंक्रीज करना हो, ये सारी उसकी 5 कंट्रोवर्शियल डिसीजंस माने जाते हैं। 5 ऐसी योजनाएं मानी जाती हैं जिसका प्रभाव बहुत नकारात्मक रहा है साथियों। फिर आखिर में हम अन्य तथ्य पढ़ेंगे, अर्थात हम अदर फैक्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। हम अदर फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, अन्य तथ्य के बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे सूफी संतों को बहुत बहुत सम्मान करता था, ये जो सूफीइज्म था बहुत प्रमोट किया है मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये पहला सुल्तान था जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में,
अजमेर की दरगाह पर जाने वाला ये पहला सुल्तान था साथियों। और इसने ही निजामुद्दीन औलिया की कब्र पर एक मकबरा या फिर कब्रगाह का निर्माण करवाया था, और बहुत से सूफी संतों की कब्र पर इसने मकबरों का निर्माण करवाया है। तो ऐसा एक सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। एक एक पहलू को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कहानी के रूप में पढ़ेंगे, और कहानी के साथ साथ जो प्रमुख तथ्य हैं वो भी हम आपको याद कराते चले जाएंगे साथियों। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ, अर्थात एक परिचय के साथ। मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात MBT, हम इसके लिए MBT नाम का ही प्रयोग करने वाले हैं पूरी सीरीज में। हम इसे मोहम्मद बिन तुगलक या MBT शॉर्ट फॉर्म में इसके लिए MBT शब्द का इस्तेमाल करेंगे। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसका जो मूल नाम है, इसका जो मूल नाम है, तो इसका मूल नाम था फखरुद्दीन, मलिक फखरुद्दीन जौना खान। ठीक, इसका जो मूल नाम था वो था मलिक फखरुद्दीन जौना खान। और ये गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। ये जो है ये गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। ही वॉज अ सन ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। ही वॉज सन ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। इतना ही नहीं, इसे युवराज घोषित किया गया था, तो ये युवराज भी था, मतलब राजा के बाद यही जो है वो सुल्तान बनने वाला था। ठीक, और ये 1325 में तुगलक वंश का दूसरा सुल्तान बनता है। ये बहुत बेसिक बात है जो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन था। गयासुद्दीन तुगलक का बड़ा बेटा था। गयासुद्दीन तुगलक ने इसको ऑलरेडी युवराज डिक्लेयर करके रखा था, और 1325 में, मार्च 1325 में ये दिल्ली सल्तनत का दूसरा सुल्तान बनता है। ही बिकेम द सेकंड सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। पर यह सुल्तान बना कैसे, इसके बारे में भी जरा समझते हैं कि आखिरकार ये सुल्तान कैसे बना, कैसे इसने थ्रोन को प्राप्त किया। तो कहानी हमने पहले भी सुनी हुई है इसके सुल्तान बनने की। मार्च 1325 में ये सुल्तान बनता है। मार्च 1325 में ये सुल्तान बनता है, और इसका भी 2 बार राज्य अभिषेक होता है। इसका भी 2 बार कोरोनेशन होता है। पहला राज्य अभिषेक तुगलकाबाद में होता है साथियों, और दूसरा राज्य अभिषेक इसका दिल्ली में होता है अप्रैल के महीने में। स्टोरी क्या है वो समझिएगा। तो हमने कहानी डिस्कस की थी कि जो गयासुद्दीन तुगलक है, तो गयासुद्दीन तुगलक बंगाल का अभियान करके लौट रहा था दिल्ली वापस। तो दिल्ली में एक अफगानपुर नाम की जगह है, यहाँ पर जौना खान ने एक लकड़ी का टेंट लगाया था, और जो वुडन टेंट है ये गिर गया, और इसमें वुडन टेंट गिर गया, जिसकी वजह से गयासुद्दीन तुगलक की डेथ हो जाती है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और इसी क्रम में फिर जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसे अगला सुल्तान बनाया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक बिकेम द नेक्स्ट सुल्तान। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अब पता है स्टोरी यहां से एक और निकलती है कि जब ये तुगलकाबाद में सुल्तान बनता है तो घोषणा करता है कि मैं 40 दिन तक दिल्ली नहीं जाऊंगा। 40 दिन का राजकीय शोक घोषित किया जाता है। 40 दिन का राजकीय शोक, एक बोलते ना कि हम स्टेट वाइज मौन डिक्लेयर किया जाता है फॉर द 40 डेज, और ये 40 दिन तक दिल्ली नहीं गया। जब 40 दिन पूरे हो गए तो 40 दिन के बाद ये दिल्ली जाता है, और दिल्ली में लाल महल, वही लाल महल जो कि बलबन ने बनवाया था, दिल्ली में लाल महल में इसका दूसरी बार राज्य अभिषेक होता है, सेकंड इसका कोरोनेशन होता है। और वहां पर एक बहुत बड़ी घोषणा करता है। वहां पर इसका एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है साथियों। ये कहता है कि प्रत्येक वृद्ध जो है वो मेरे पिता के समान है, और प्रत्येक भाई जो है वो बहराम खान की तरह मेरा भाई है, तो मैं सभी के प्रति बहुत स्नेहपूर्ण व्यवहार करूंगा। वो सबसे अश्योर करता है कि मैं सभी को बहुत अडोरेबल तरीके से रखूंगा। हर एक व्यक्ति जो कि एजेड है, ही इज लाइक माय फादर, और बाकी जितने भी यूथ हैं वो मेरे भाई बहराम खान की तरह हैं। दे आर
माय ब्रदर लाइक बहराम खान। तो इससे जनता बहुत खुश होती है। जब ये राजा बनता था तो जनता ने विद्रोह नहीं किया, जब ये दिल्ली आता है तो ऐसा लिखता है बर्नी कि जनता ने दिल्ली को सजा दिया था बहुत बेहतरीन तरीके से। तो ये इसके सुल्तान बनने की कहानी है। तो अब यहां से प्रश्न क्या बनते हैं साथियों? तो यहां से पहला प्रश्न बनेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था जौना खान या मलिक फखरुद्दीन जौना खान। ये सुल्तान कब बना? तो मार्च 1325 में ये सुल्तान बना। ही बिकेम द सुल्तान इन मार्च 1325। इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ? पहला तुगलकाबाद में हुआ, फिर दिल्ली में होता है। अगला, ये कौन था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक का बड़ा बेटा था। ये बातें आपको याद रखनी है, यहां से प्रश्न बन सकता है। अब जब भी कोई व्यक्ति सुल्तान बनता है ना, तो वो बहुत सारी उपाधियों को धारण करता है, अलग अलग तरह के टाइटल्स लेता है साथियों। तो इसने भी उपाधि धारण की। जब ये सुल्तान बना तो ये उपाधि धारण करता है मोहम्मद बिन तुगलक शाह। ये इसका पहला टाइटल था। एक और टाइटल है अबुल मजाहिद और एक और टाइटल है अल सुल्तान जिल्ली। ये 3 टाइटल या 3 उपाधियां ये धारण करता है। मोहम्मद बिन तुगलक शाह जिस नाम से हम इसे जानते हैं, दूसरा अबुल मजाहिद और तीसरा अल सुल्तान जिल्ली। उसके अलावा इसके जो पिता हैं गयासुद्दीन तुगलक, तो गयासुद्दीन तुगलक ने उलूग खान की उपाधि दी थी और वो इसे उलूग खान के नाम से ही पुकारते थे। जो गयासुद्दीन तुगलक हैं उन्होंने इसे उलूग खान की उपाधि दी थी और वो इसे उलूग खान के नाम से ही पुकारते थे। तो कई बार प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है, जौना खान की जगह उलूग खान भी दिया जाता है, पर ये याद रखना चाहिए हमें कि उसका मूल नाम जौना खान था। उसके पिता ने जितने भी वीर पुरुष हुए हैं तो अपने बेटों को उन वीर पुरुषों के आधार पर बुलाना शुरू किया था। तो इसी क्रम में जौना खान को उलूग खान वो बुलाते थे। ठीक है, तो उलूग खान, जौना खान यही नाम है। मोहम्मद बिन तुगलक शाह, अबुल मजाहिद और अल सुल्तान जिल्ली, ये सारी उपाधियां ली। और जैसा हमने कहा कि ये दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था, ये सबसे ज्यादा एजुकेटेड सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का। ठीक है जी, चलो तो ये बातें याद रखिएगा, मूल बातें हैं, बेसिक बातें हैं, अभी प्रश्न के तौर पे हम याद भी करा देंगे। अब अगला सवाल यही आता है कि सर हमें मोहम्मद बिन तुगलक की जानकारी कहाँ से मिलती है, अर्थात हमें इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? तो जानकारी के कई स्रोत हैं प्यारे दोस्तों। जैसे एक सोर्स जानकारी का जो सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं वो है तारीख ए फिरोज शाही। और अब मुझे पूरा भरोसा है कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो पढ़ रहे हैं उन सभी को याद हो गया होगा कि तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी है। तो जवाब दे देंगे कि सर तारीख ए फिरोज शाही जो है वो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई किताब है। वो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई किताब है। ऐसी ही एक और किताब जिससे बहुत सारी जानकारी मिलती है वो है रहला या किताब उल रहला। और किताब उल रहला किसने लिखी थी? तो ये भी आपको पता होगा, इब्न बतूता। और हमने शुरुआत में ही, आई थिंक हमारा दूसरा या तीसरा लेक्चर था, चौथा लेक्चर था, इब्न बतूता के बारे में बहुत डिटेल से आपको बताया था कि अफ्रीका में मोरक्को नाम की एक जगह है, वहां से ये भारत आया था। जब ये भारत आया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको काजी बनाया, बाद में इसको चीन भेजा। जब ये वापस मोरक्को जाता है तो वहां पर इसने किताब लिखी, किताब उल रहला। उसमें ये सारी बातों को बताता है। उसमें इब्न बतूता कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जानबूझकर के अपने पिता की हत्या की थी। और बहुत सी ऐसे क्लेम करता है जो उतने ऑथेंटिक नहीं माने जाते। उसमें डाक प्रथा के बारे में भी वो बताता है कि 2 तरह की डाक व्यवस्था थी, एक घुड़सवार हुआ करते थे और एक पैदल हुआ करते थे। तो वो सारी जानकारी इब्न बतूता अपनी किताब रहला में देता है। और रहला अरबी में लिखी गई थी, तारीख ए फिरोज शाही तो फारसी में थी, ये अरबी भाषा में लिखी गई थी, ये अरेबिक में लिखी गई थी। एक किताब और है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है, मुमालिक ए उमसार। एक और किताब है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है, मुमालिक ए उमसार। ये एक और किताब है साथियों, मुमालिक ए उमसार। और ये भी अरबी किताब है साथियों, ये भी एक अरबी किताब है, ये भी अरबी बुक है। इससे भी हमें मोहम्मद बिन तुगलक की बहुत जानकारी मिलती है। और इस किताब को अबसार नाम के एक व्यक्ति ने लिखा था।
इस किताब को अबसार नाम के एक व्यक्ति ने लिखा था। तो ये भी फिर आपको याद रखना चाहिए, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ, एक और किताब है मुमालिक ए उमसार, और ये किताब अरबी भाषा में, अरबिक में अबसार नाम के व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है साथियों। और भी किताबें हैं, जैसे तारीख ए मुबारक शाही है, सरहिंदी की जो किताब है तारीख ए मुबारक शाही, उससे भी हमें जानकारी मिलती है। फिर मल्टीपल बुक्स हैं, पर सबसे अधिक जानकारी हमें तारीख ए फिरोज शाही से मिलती है, जो कि जियाउद्दीन बरनी की किताब है, और किताब उल रहला से मिलती है, जो कि इब्न बतूता की किताब है। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक बातें हैं, बहुत ही मूलभूत जानकारी है जो आपको याद रखना है। अब हम चर्चा करेंगे इसके राजत्व के सिद्धांत के बारे में, अर्थात किंगशिप थ्योरी के बारे में, अर्थात किंगशिप थ्योरी के बारे में। राजत्व का सिद्धांत या किंगशिप थ्योरी, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से ये पढ़ेंगे, समझेंगे साथियों कि क्या है किंगशिप थ्योरी। देखो, ये माना जाता है कि जो इसके राजत्व का सिद्धांत है वो अलाउद्दीन खिलजी का एक्सटेंशन है, ठीक है, उसी के सिद्धांत का विस्तार है, उसी का एक एक्सटेंशन है। इसने क्या किया, इसने देवीय राजत्व का सिद्धांत अपनाया, इसने डिवाइन किंगशिप थ्योरी को अडॉप्ट किया, इसने देवीय राजत्व के सिद्धांत को अपनाया, बलबन की तरह देवीय राजत्व अर्थात डिवाइन किंगशिप, वही अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि कहना वगैरह वगैरह। तो ये अपने सिक्कों पर, अपने क्वाइन पर इसने लिखवाया था जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही। तो इसने देवीय राजत्व का सिद्धांत अपनाया, डिवाइन किंगशिप थ्योरी को अडॉप्ट किया। अलाउद्दीन खिलजी से ये अलग इस रूप में था कि अलाउद्दीन खिलजी भी अपने मन की करता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी उसके बाद भी कम से कम अपने अमीरों से और अपने उलेमाओं से एक बार परामर्श जरूर करता था। ये क्या करता था मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी के विपरीत में मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता था कि ये डिस्कशन नहीं करता था, ये बिना जो तुर्क अमीर हैं या फिर जो उलेमा हैं उन सब की बातों को ये नहीं सुनता था। वो तो एटलीस्ट डिस्कस करता था, ये बिल्कुल डिस्कस नहीं करता था, ठीक है, ये बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करता था। देवीय राजत्व जरूर था, लेकिन इसने धर्मनिरपेक्षता को भी बनाए रखा है, इसने पूरे शासन काल में एक धर्मनिरपेक्षता को भी बनाए रखा है, एक सेक्युलरिज्म को बनाए रखा है। किस रूप में बनाए रखा समझना, जैसे ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान हुआ जो हिंदू त्योहारों में शामिल होता था, जो कि हिंदू त्योहारों में जाता था, विशेष तौर पर होली के त्योहार में ये जाया करता था। ये पूरी तरह से जो नियुक्तियां करता था वो योग्यता के आधार पर करता था, पूरी तरीके से ये मेरिट पर लोगों को अपॉइंट करता था, ना ये नस्ल देखता था, ना ये धर्म देखता था। अगर आपके पास योग्यता है, अगर आपके पास मेरिट है, तो आप डेफिनेटली बड़ी से बड़ी पोस्ट पर पहुंच सकते हो, बड़ी सी बड़ी पोस्ट पर मोहम्मद बिन तुगलक के समय पहुंच सकते हो। खलीफा को लेकर के इसके स्टैंड चेंज होते रहते थे। शुरू में इसने अपने आप को कहा कि मैं खलीफा का ही नायब हूं, लेकिन खलीफा से कभी उसने प्रमाण पत्र नहीं मांगा शासन का। बाद में अपने सिक्कों पर खलीफा का जिक्र भी करता है। एक खलीफा का कोई मैसेंजर होता है ग्यासुद्दीन महमूद करके, शायद वो इसके शासनकाल में आता है। तो ये सारी कहानी है, पर वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो राजत्व अपनाया वो देवीय राजत्व था, डिवाइन किंगशिप था। अपने सिक्कों पर जिल्ले इलाही लिखवाया, अमीर और उलेमाओं की ज्यादा ये नहीं सुनता था साथियों, और इसने धर्मनिरपेक्ष शासन अपनाने की कोशिश की। इसने एक सेक्युलर रिजीम बनाने की कोशिश की। पहला सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में जाता था, जैसे कि होली। योग्यता के आधार पर पूरी नियुक्तियां की जाती थी, जितने भी अपॉइंटमेंट है दे वर कंप्लीटली बेस्ड ऑन दी मेरिट, ठीक है। तो ये इसके राजत्व का सिद्धांत है, ये इसके किंगशिप की थ्योरी है। आइए एक बार देखते हैं राजत्व के सिद्धांत में। तो देवीय राजत्व रहा साथियों, जहां सिक्कों पर जिल्ले इलाही लिखा हुआ था। उलेमा और कुलीन अमीरों को राज्य की नीतियों से दूर रखता था। निम्न कुल के अमीरों को भी प्रशासन में शामिल करता था। प्रशासन में नियुक्ति का आधार योग्यता था, और जियाउद्दीन बरनी ने इसकी बहुत बुराई की। बरनी इसकी बहुत बुराई करता है कि हर किसी को भी प्रशासन में रख लिया जाता है, क्योंकि बरनी जो है ना वो थोड़ा सा रिलीजन को लेकर के कट्टर है साथियों, धर्म को लेकर के, तो वो बहुत आलोचना करता है। तो यही इसके राजत्व का सिद्धांत है, यही इसकी किंगशिप थ्योरी है। तो बस एक
बेसिक बेसिक तौर पे याद रखना, यही प्रश्न यहाँ से बनता है कि दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान का नाम बताइए जो हिंदुओं के त्योहारों में शामिल होता था, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। और अभी मैं सारे प्रश्न दोबारा से आपको बना दूंगा। एक टॉपिक और पढ़ते हैं, वो है कृषि सुधार, और फिर एक बार प्रश्नों को हम रिकॉल करते हैं। देखो, इसका शासनकाल जाना जाता है बहुत सारे एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए। इसका शासनकाल जाना जाता है बहुत सारे कृषि सुधारों के लिए। इसके शासनकाल में बहुत से कृषि सुधार हुए हैं, बहुत से एग्रीकल्चरल रिफॉर्म हुए हैं। अब क्या क्या सुधार हुए हैं समझे। एक्चुअली तुगलकों ने एग्रीकल्चर के लिए वाकई में बहुत काम किया है। देखो, गयासुद्दीन तुगलक था, उसने सबसे पहला काम किया कि नहरें बनवा दी। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक उन नहरों को आगे बढ़ाएंगे। गयासुद्दीन तुगलक था जिसने टैक्स की रेट को कम कर दिया। 50% हुआ करता था, वो 20 से 33% पर लेकर के आ गए। तो काम बहुत करेंगे। पूरे तुगलकों ने किसानों के लिए बहुत काम किया, क्योंकि वो समझते थे कि जब किसान उत्पादन ज्यादा करेगा, प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, तो राज्य की आय भी बढ़ेगी, जो स्टेट की इनकम है वो भी बढ़ेगी। अब उसी राह पर चलता है मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या सुधार किए? सबसे पहला सुधार इसने किया कि इसने कृषि विभाग की स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। इसने कृषि विभाग बनाया, इसने एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया, और उस कृषि विभाग का नाम था दीवान ए कोही। बहुत सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में जो पूछा जाता है कि किस सुल्तान ने दीवान ए कोही नाम का विभाग बनाया था, तो दीवान ए कोही की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान ए कोही किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया एक विभाग था। क्या काम करता था? कृषि। अब इसका काम क्या होता था? तो दीवान ए कोही के काम बड़े सिंपल थे। दीवान ए कोही को एक काम सौंपा गया था कि देखो, जो भी जमीन खराब है, आपको कृषि योग्य भूमि में बढ़ोतरी करनी है। इसका काम होता था कि कृषि योग्य भूमि को बढ़ाना है, कृषि योग्य भूमि को बढ़ाना है। हमें कल्टीएबल जो लैंड होता है उसे इंक्रीज करना है। हमें कल्टीएबल लैंड को इंक्रीज करना है। हमें कृषि योग्य भूमि का अधिक से अधिक पैमाने पर विस्तार करना है। यही इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, यही इनका मुख्य उद्देश्य था। इसके लिए शिकदारों को नियुक्त किया गया, और माना जाता है कि लगभग इन्होंने 100 वर्ग किलोमीटर की जमीन जहां कृषि नहीं होती थी, उस पूरी जमीन को कृषि योग्य भूमि में कन्वर्ट कर दिया था। उस पूरी की पूरी जमीन को इन्होंने एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था। तो दीवान ए कोही का मुख्य कार्य यही था कि जो जमीन पर खेती नहीं हो रही है उसको ठीक करो और उसे कृषि योग्य बनाओ। एक तो इनका एक काम था। दूसरा, ये फसल चक्र को प्रमोट करते थे। इनका काम था कि जो खेती है उसमें हमें फसल चक्र का प्रयोग करना चाहिए, हमें क्रॉप रोटेशन साइकिल का प्रयोग करना चाहिए। तो अब धीरे धीरे देखिए कृषि आगे बढ़ रही है, तो वो चाहते थे कि क्रॉप रोटेशन का प्रयोग करो, एक जमीन पर अधिक से अधिक समय पर खेती की जाए। ऐसा ना हो कि एक ही जमीन से सिर्फ एक फसल निकाली जा रही है। जमीन से 2 से 3 फसलें अगर निकाल सकते हो तो निकालो। इसलिए उसने दीवाने को ही बनाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सवाल पूछा जाता है कि दीवाने कोही की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने कोही का काम क्या था? फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन को प्रमोट करना और कृषि योग्य भूमि को बढ़ाना, अर्थात नॉन कल्टिएबल लैंड को कल्टिएबल लैंड में कन्वर्ट करना। और ऑलमोस्ट इन्होंने 60 से 100 वर्ग किलोमीटर जमीन को कन्वर्ट किया भी था। दूसरा जो बड़ा कृषि सुधार इनके समय पर हुआ वो ये था कि एक बहुत नई चीज भारत में आती है, वो था तकावी ऋण। तकावी ऋण, इंग्लिश में इसे तकावी लोन बोलते हैं। तकावी लोन, ये एक बहुत बढ़िया चीज थी। तकावी ऋण या तकावी लोन, ये इसको सोनधर नाम भी दिया गया है। किताबों में इसी को सोनधर कहा जाता था। ये ब्याज मुक्त ऋण था साथियों, जो किसानों को दिया जाता। ये इंटरेस्ट फ्री लोन था जो कि फार्मर्स को दिया जाता था।
किसानों से कहा तुम्हारे पास पैसा नहीं है, हम तुमको पैसा देंगे। कहा जाता है कि 80 लाख जीतल, कोई लिखता है कि 10 करोड़ जीतल, इतनी बड़ी संख्या में इसने लोगों को पैसा दिया। किसानों से कहा कि हम 0 इंटरेस्ट पर तुमको लोन देंगे, हमसे पैसा लेके जाओ, खेती करो, पैसा वापस करके जाओ, लेकिन खेती को बढ़ाओ, एग्रीकल्चर को प्रमोट करो। आज हम भी ऐसी ही योजना चलाते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की तरह। तो ये इसका दूसरा बड़ा सुधार था। तीसरा, जिस चीज की शुरुआत गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, आपको याद है, उसने कहा था कि अगर अकाल पड़ेगा तो हम मुआवजा देंगे। इसने अकाल संहिता का निर्माण करवाया था। इसने एक फ्यामिन कोड भी बनाया था कि अगर कभी अकाल आता है तो हम कैसे चीजों को ट्रीट करेंगे, हम कैसे किसानों को या फिर लोगों को हम कैसे डील करेंगे। तो ये अकाल संहिता का भी निर्माण करता है, ये फ्यामिन कोड को भी बनाता है साथियों। तो ये मुख्य बातें हैं, ये मुख्य इसके कृषि सुधार हैं, ये इंपॉर्टेंट इसके एग्रीकल्चरल रिफॉर्म है। आइए एक बार चीजों को देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। देखिए, ये लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है कि कृषि विभाग, जिसे दीवान ए को ही कहा जाता था, अनुर्वर भूमि को उपजाऊ बनाते थे ये लोग। तकावी ऋण दिया गया, किसानों को ब्याज मुक्त ऋण था। अभी इंग्लिश में भी PDF आएगा तो परेशान नहीं होना है। अकाल संहिता था। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं प्यारे दोस्तों। तो यही सारे रिफॉर्म हैं, यही सारी चीजें हैं जो कृषि के क्षेत्र में इसने की थी। चलो एक बार रिकॉल करते हैं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा और कौन कौन से प्रश्न यहां से बन सकते हैं। पहला प्रश्न पूछेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कब बना, तो मार्च 1325 में ये सुल्तान बना। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? जोना खान, फखरुद्दीन जोना खान। इसे उलूग खान का टाइटल किसने दिया था? गयासुद्दीन तुगलक ने दिया था। जब ये सुल्तान बना तो इसने कौन सी उपाधि धारण की? मोहम्मद बिन तुगलक शाह की उपाधि धारण की। इसका राज्य अभिषेक कहाँ हुआ? पहला तुगलकाबाद में हुआ, उसके बाद दिल्ली में हुआ। अगला प्रश्न पूछेगा, कौन सा विदेशी यात्री मुख्य रूप से मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया? कौन सा फॉरेन ट्रैवलर प्राइमरली मोहम्मद बिन तुगलक के रिजीम में आया? तो आप जवाब देंगे कि मार्च 1333 में, मार्च 1333 में, सॉरी मार्च नहीं 1333, बस याद रखना कि इब्न बतूता नाम का अफ्रीका मरोक्का का यात्री, मोरक्को नाम की जगह है अफ्रीका में, वो इसके शासनकाल में आया था और उसने रेहला नाम की किताब लिखी थी। फिर अगला प्रश्न पूछेगा कि पहला सुल्तान जो हिंदुओं के त्योहार में शामिल होता था वो मोहम्मद बिन तुगलक था, विशेष तौर पर होली। इसने निम्न वर्ग के तुर्क हर एक व्यक्ति को योग्यता के आधार पर जगह दी थी अपने शासन में, मेरिट के बेसिस पर ये लोगों को अपॉइंट करता था। फिर एक और सवाल बन सकता है कि दीवान ए कोही नामक विभाग किसने बनाया था? तो दीवान ए कोही नाम का जो विभाग है साथियों, ये बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो कि कृषि विभाग था, जो कि एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट था, जो नॉन कल्टिएबल लैंड को कल्टिएबल लैंड में ट्रांसफॉर्म करता था, जो अनुपजाऊ भूमि को उपजाऊ भूमि में बदलने का काम करता था। इसने तकावी ऋण, कौन सा सुल्तान था जिसने किसानों को तकावी ऋण या ब्याज मुक्त ऋण दिया? तो इंटरेस्ट फ्री लोन देने वाला सुल्तान भी मोहम्मद बिन तुगलक ही था साथियों, ये आपको याद रखना है। अच्छा, मुझे एक बार बता सकते हैं कि अब तक हमने कितने विभागों के बारे में पढ़ा है, कितने डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ा है? तो अगर आपको याद हो तो अब तक की क्लास में हम कुछ विभाग पढ़ चुके हैं। जैसे हमने शुरुआत, आप खुद एक बार रिकॉल करो, एक बार खुद रिकॉल करो, फिर 2 मिनट वीडियो को पॉज करो और रिकॉल करो कि हमने कौन कौन से विभाग पढ़े। तो याद आना चाहिए कि सर हमने इसकी शुरुआत की थी बलबन के समय। जो बलबन है, तो बलबन ने एक विभाग बनाया था जिसे हमने दीवान ए अर्ज कहा था, जो मुख्य रूप से सैन्य विभाग था, जो एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था, और RJ ममालिक इसका प्रमुख होता था। फिर आपको याद होगा कि जलाल उद्दीन खिलजी आया था, और जलाल उद्दीन खिलजी ने दीवान ए वकूफ बनाया था। याद है आपको? ये व्यय का लेखा जोखा देखा करता था, ये जनरली एक्सपेंडिचर को देखा करता था, दीवान ए वकूफ। फिर ये भी आपको याद होगा कि जब अलाउद्दीन खिलजी आया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने 2 अलग अलग विभाग बनाए थे, 2 अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए थे। एक उसने बनाया था दीवान ए रियासत, और दीवान ए रियासत अपनी बाजार व्यवस्था के लिए या मार्केट कंट्रोल सिस्टम के लिए उसने बनाया था, और दूसरा उसने बनाया था दीवान ए मुस्तखराज।
दीवान ए मुस्तखराज। और ये जो है ये राजस्व के लिए बनाया गया विभाग था, ये रेवेन्यू के लिए बनाया गया डिपार्टमेंट था। और अब हम आ गए मोहम्मद बिन तुगलक पर। तो मोहम्मद बिन तुगलक एक विभाग बना रहा है और इसका नाम है दीवान ए कोही। इसका नाम है दीवान ए कोही। तो ये सारे डिपार्टमेंट अब तक बने हैं, जो कि कृषि विभाग था, जो कि मुख्य रूप से एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट था। ये मुख्य है, बीच में गयासुद्दीन तुगलक ने भी कुछ विभाग बनाए हैं, पर ये मुख्य विभाग हैं जहां से सवाल बनता है। और आप देखिएगा कि मैच द कॉलम में, आप मैच द कॉलम में देखना, विशेष तौर पर मैंने बिहार और यूपी के पीएससी की परीक्षाओं में यह देखा है कि मैच द कॉलम में इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। अब एमपी में भी लेवल बढ़ रहा है, धीरे धीरे ऐसे सवाल आपके लिए आएंगे। एक तरफ चारों सुल्तानों के नाम दे देगा, एक तरफ चारों के विभाग का नाम दे देगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट कि हाँ, यहाँ से भी सवाल बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। चले तो हम सेकेंड लास्ट टॉपिक की बात करते हैं और फिर हम खत्म करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ना। अब हमें चर्चा करनी है कि इसकी वो कौन सी योजनाएं थी जो बहुत बुरी तरीके से विफल हो गई, जो बहुत बुरी तरीके से फेल हो गई। और इन्हीं योजनाओं की विफलता के कारण इसे रक्त पिपासु सुल्तान, बुद्धिमान मूर्ख सुल्तान, इस तरह के अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो उसकी 5 विरोधाभासी या कंट्रोवर्शियल स्कीम्स के बारे में हम पढ़ेंगे, या ऐसी योजनाएं जो विवादास्पद रही। 5 विवादास्पद योजनाएं, 5 कंट्रोवर्शियल प्लान्स ऑफ और कैंपेन्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखो, ध्यान दो, इसमें सबसे पहला जो कैंपेन था वो था दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल को ट्रांसफर करना। तो दिल्ली राजधानी थी सल्तनत की, इसने एक प्लान बनाया, ये दिल्ली है यहाँ, और यहाँ महाराष्ट्र में दौलताबाद है, जिसका मूल नाम देवगिरी था। देवगिरी से दौलताबाद नाम किया गया था। तो यहां से यहां तक इसने राजधानी को बदला। ये इसका सबसे बुरा डिसीजन माना जाता है, और ये काम उसने 1327 में किया, 1327 में किया। इसके बाद एक और उसने काम किया, वो था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, अर्थात टोकन करेंसी इशू करना। अभी हम जानेंगे कि टोकन करेंसी क्या होती है। और ये 1329 और 30 में किया, और ये भी बहुत बुरी तरह से फेल हो गया। ये इतनी बुरी तरह से फेल हो गया कि सुल्तान को ये कहना पड़ा कि भाई साहब, जिसके पास भी ये करेंसी आप लेकर के आ जाओ, हम बदले में आपको चांदी के सिक्के दे देंगे। हालांकि सुल्तान ने दिए नहीं। तुगलकाबाद के बाहर सिक्कों का ढेर लग गया था। इतनी बुरी तरीके से ये योजना फेल हो गई थी। फिर तीसरा जो है वो है खुरासान का अभियान। यह अफगानिस्तान ईरान वाला जो इलाका है, यहां उसने अपनी सेना भेजी थी। इसके लिए 3,70,000 सैनिकों को नियुक्त किया गया। वहां योजना विफल हो गई। 2,70,000 सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया गया, जिससे बेतहाशा बेरोजगारी फैली। ऐसी ही एक योजना उसने हिमालय में, जो उत्तराखंड वाला एरिया है, तिब्बत वाला एरिया है, जिसे कराचिल कहा जाता था, तो उसने कराचिल के लिए भी कैंपेन भेजा। 1,00,000 सैनिक भेजे थे। ऐसा लिखते हैं इतिहासकार कि उन 1,00,000 सैनिकों में से सिर्फ 10 सैनिक ही वापस लौटे, और वो भी असफल होकर के। और जब वो वापस आए तो सुल्तान ने उन सभी सैनिकों को मरवा दिया। फिर आखिर में है उसका दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि करना, अर्थात जो गंगा यमुना दोआब का रीजन है, जो बहुत प्रोडक्टिव रहा है, आज भी है। इस एरिया में उसने लैंड रेवेन्यू जो होता है, लैंड रेवेन्यू जो होता है वो बढ़ा दिया था। जो भू राजस्व की दर होती है, रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू होता है, वो 50% तक उसने बढ़ा दी। और उसी समय वहां अकाल पड़ गया, तो किसानों ने विद्रोह कर दिया। ये ना बड़ा कंट्रोवर्शियल सा सुल्तान है। जैसे इसने बहुत अच्छी योजनाएं बनाई, पर उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत बुरा था। और तब जब मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा रहा था, तब भी हमने कहा था कि देखो, अलाउद्दीन खिलजी से ये सीखना चाहिए कि योजना भले कम बनाओ, लेकिन जो बनाओ उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जो भी स्कीम आप बना रहे हो, उसका क्रियान्वयन बहुत अच्छा होना चाहिए। अब मोहम्मद बिन तुगलक बहुत सारी योजनाएं बना रहा है, मल्टीपल स्कीम्स बना रहा है, पर उसने इनकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में नहीं सोचा, और समय के बारे में नहीं सोचा कि जिस समय हम इनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है। और
उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ढांचा बनाना जरूरी है। मैं बार बार कहता हूं कि स्कीम बनाना इजी होता है, उसको ग्राउंड पे उतार के इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है साथियों। ठीक है, तो ये अलग अलग अभियान रहे। तो इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को मूर्ख बुद्धिमान सुल्तान, रक्त पिपासु सुल्तान, पागल सुल्तान और स्वप्नशील सुल्तान, ऐसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो अब थोड़ा सा हम डिटेलिंग कर लेंगे कि योजनाएं क्या हैं, क्या क्या स्कीम रही, आखिर इसको लागू क्यों किया गया, इन सभी बातों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। 2-2 मिनट की तैयारी कि हाँ, हर एक योजना के बारे में हमें पता रहे। बाकी इतना आपको पता होना चाहिए, यहाँ से सवाल बनता है कि कौन सा अभियान था, क्या था, ये क्वेश्चन बनता है। इसकी डेट लूसेंट में गलत लिखी है तो उसको ठीक कर लेना, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सही हैं, बाकी करेक्ट है साथियों। ठीक, चलो ये वाला दिल्ली से दौलताबाद वाला, आइए इनके बारे में थोड़ी थोड़ी हम जानकारी ले लेते हैं। एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन इन सभी विषयों के बारे में हम ले लेते हैं साथियों। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजधानी परिवर्तन के बारे में, अर्थात कैपिटल ट्रांसफर के बारे में। तो जो पहला इसकी योजना रही वो थी राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन अर्थात कैपिटल ट्रांसफर, और इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाई थी। दिल्ली से दौलताबाद बनाई थी। ओके, इसी बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, इसी बारे में जरा समझने का प्रयास करते हैं कि ये कैपिटल कैसे बनाई गई, क्या इसके तौर तरीके थे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखो, मैप के थ्रू समझेंगे। ये जो इलाका है, ये जो इलाका है साथियों, दिल्ली तो आपको पता ही है, दिख रहा होगा सामने मैप में। ये जो इलाका है ये दिल्ली वाला इलाका है और यहाँ पर दौलताबाद है। तो इतना बड़ा डिफरेंस है दिल्ली और दौलताबाद के बीच में। एक इतनी बड़ा रास्ता आपको तय करके दिल्ली से दौलताबाद पहुंचना पड़ता है। अब पहले मैं दौलताबाद की कहानी आपको सुनाऊं। तो जो दौलताबाद है ये महाराष्ट्र में है, तो दिख ही रहा है आपको कि ये कहाँ पर, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में है। इसका जो मूल नाम था, जो इसका ओरिजिनल नाम था, वो देवगिरी था। और यहाँ पर कौन शासन करता था, तो याद होगा आपको कि यहाँ यादव वंश के रामचंद्र देव का शासन हुआ करता था। फिर बीच में एक शासक आपको याद होगा, मुबारक शाह, याद है आपको मुबारक शाह। तो मुबारक शाह ने इसका नाम बदल दिया था, मुबारक शाह खिलजी। तो मुबारक शाह ने इसका नाम बदल करके कुतबाबाद कर दिया था, कुतबाबाद। ठीक है, फिर इसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक ने फिर बदला और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम बदल करके दौलताबाद कर दिया। ठीक है, और कुछ किताबें कहती हैं कि इसका नाम उसने कुव्वत उल इस्लाम रखा था, कुव्वत उल इस्लाम रखा था। तो ये नाम भी कई किताबों में मिलता है। पर ये इसकी कहानी है कि जो इसका मूल नाम है वो देवगिरी था, मुबारक शाह ने इसका नाम कुतबाबाद रखा और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम बदल करके दौलताबाद कर दिया। अब ये योजना इसलिए इतनी ज्यादा मुश्किल मानी जाती है साथियों कि आज भी जब हमारे पास इतना बढ़िया रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी चीजें हैं, तो दिल्ली से आज भी जो दौलताबाद की दूरी है वो लगभग 1162 किलोमीटर है वर्तमान में। मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं, जब इतना अच्छा स्ट्रक्चर है। उस समय तो रास्ते बहुत अलग अलग होंगे, आज तो हम नदियों पर पुल बना लेते हैं, तो घूम करके जाना पड़ता था। तो लगभग उस समय जो दूरी थी साथियों वो लगभग 1300 किलोमीटर के आसपास, 1300 से 1400 किलोमीटर के बीच में कुछ दूरी हो जाती थी। और रास्ते आप जानते हैं कि कैसे हुआ करते थे, ऐसे कुछ बहुत अच्छे रास्ते तो हुआ नहीं करते थे, और वाहन पैदल जाना था। तो ऐसा लिखते हैं कि इसमें लगभग 40 दिन का समय लगता था, ऑलमोस्ट इसमें 40 डेज का टाइम लगता था। तो इतनी बड़ी यात्रा लोगों ने की जब उसने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद बदल दी। तो इसके लिए उसने तैयारी भी की थी, ऐसा नहीं कि उसने ऐसे ही आदेश दे दिया। उसने जंगल कटवाए, बीच के जंगलों को कटवाया, उसने सुरक्षा की व्यवस्था भी की कि कोई भी लूटे ना। ठीक है, फिर कहा जाता है कि हर 2 किलोमीटर पर एक सराय बनाया जाता था। सराय एक रुकने की जगह होती थी जहां लोग आराम कर सकते थे। उसने रास्ते में पेड़ लगवाए जहां रास्तों के आसपास, ताकि
छाव बनी रहे। तो तैयारी की, लेकिन ये उतने अच्छे से लागू नहीं हो पाया। इतने बड़े रास्ते पर पेड़ लगाना, सराय लगाना उतना आसान नहीं होता है। तो 40 दिन की एक कष्टदायी यात्रा होती थी। ऑलमोस्ट 40 डेज का एक बहुत लंबा सा पीरियड होता था, और ऑलमोस्ट 10% जनता को इसने ट्रांसफर कर दिया था। बाद में इसने योजना वापस ले ली और 14 साल के बाद दोबारा ये दिल्ली आ गया था, लेकिन 10% लोगों को इसने ट्रांसफर किया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे पहले इसने कहा कि देखो हमारे परिवार के लोग ही जाएंगे। तो सबसे पहले इसने अपनी माता को भेजा। माता को भेजने के बाद इसने उलेमा और अमीरों को भेजा जो अमीर थे, और फिर इसने दिल्ली की जनता को भेजा। फिर इसने दिल्ली की जनता को भेजा। तो बस ये बेसिक जानकारी है कि क्या था, क्या नहीं था, कैसे ये ट्रांसफर हो रहा था। अब सवाल ये निकल के आता है कि सर ये करना क्यों पड़ा? आखिर कोई तो कारण होगा, कारण भी होगा और फिर प्रभाव भी होगा। तो कारणों में वही पुरानी कहानी है कि हर एक इतिहासकार का अपना अपना मत है। एग्जाम्पल के लिए जियाउद्दीन बर्नी ये कहता है कि दौलताबाद एक ऐसी जगह थी जिससे आप उत्तर और दक्षिण दोनों जगह पर नियंत्रण रख सकते थे। अब ये बात थोड़ा सा आपको समझना होगा, ये बात थोड़ा आपको जाननी होगी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत के प्रति प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति अपनाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक एक्चुअली अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल इन साउथ इंडिया। तो होने ये लगा कि वो साउथ इंडिया को जीत के जाता, दक्षिण के राज्यों को हराता, जैसे ही वो दिल्ली पहुंचता वो विद्रोह कर देते। इसके शासनकाल में सबसे अधिक विद्रोह हुए, सबसे ज्यादा विद्रोह आपको इसके शासनकाल में देखने के लिए मिलेंगे। तो जैसे ही वो दिल्ली पहुंचता ये विद्रोह कर देते, तो वो बहुत परेशान था। तो बर्नी लिखता है कि सुल्तान दक्षिण के विद्रोहों से इतना परेशान हो गया था कि उसने सोचा कि अगर मैं देवगिरी को अपना सेंटर बना लूंगा तो यहाँ दिल्ली को भी मैं देख पाऊंगा और यहाँ से दक्षिण के राज्यों को भी देख पाऊंगा। ये बर्नी का मानना है। इब्न बतूता एक अलग ही बात लिखता है और बहुत ही आपको इंटरेस्ट आएगा इस बात को जानने में। इब्न बतूता अपनी किताब रेहला में लिखता है कि सुल्तान से जनता धीरे धीरे बहुत नफरत करने लगी थी। अच्छा, इसामी भी यही लिखता है कि सुल्तान से जनता नफरत करती थी और सुल्तान जो है वो जनता से नफरत करने लगा था। दोनों के बीच में भयंकर ही नफरत हो गई थी कि सुल्तान जो है वो जनता से नफरत कर रहा है, जनता सुल्तान से नफरत कर रही है। ये इब्न बतूता भी बोलता है और यही बात इसामी बोलता है। तो इब्न बतूता लिखता है कि सुल्तान के लिए बहुत बुरे बुरे खत लिखती थी दिल्ली की जनता, बहुत ही बुरे बुरे खत लिखती थी, और इन खतों से वो इतना परेशान हो चुका था कि उसने ठान लिया कि वो दिल्ली की जनता को सबक सिखा करके रहेगा। पर इतिहासकार इसको तवज्जो नहीं देते कि भाई साहब क्या दिल्ली की जनता इतनी शिक्षित थी? ये खुद बहुत बाद में आया है। इसने, हाँ, बाद में आने से फर्क नहीं पड़ता कि भले 1333 में आया, घटनाएं तो पुरानी है, तो घटना के बारे में लिखना एक अलग चीज है और आगे पीछे आना एक अलग चीज है। पुरानी बातों के बारे में हम लिख सकते हैं। आज मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ 2025 में, तो क्या मैं पुराना इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो इसने लिखा उस पर इतिहासकार कहते हैं कि दिल्ली की जनता इतनी शिक्षित नहीं थी भाई कि सुल्तान को इतने खत लिखे, ठीक है, और सुल्तान भी इतना फ्री नहीं रहता होगा कि वो हर एक खत को पढ़ता रहे। इसामी भी इस बात का हालांकि समर्थन करता है। गार्ड ब्राउन नाम के एक इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा है कि मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए यह किया गया, और बाकी के जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सुल्तान ने डुअल कैपिटल के कंसेप्ट पे काम किया, और भारत में ऐसा पहली बार नहीं था कि दो राजधानियां बनाई जा रही हैं। मौर्यों के समय पर भी उज्जैनी को एक कैपिटल के रूप में डेवलप किया गया था। गुप्त के समय भी हमें ये चीज देखने के लिए मिलती है। तो भारत में दो राजधानियां रही हैं। तो बाकी इतिहासकार ये कहते हैं कि दो राजधानियां थी, दिल्ली भी राजधानी रही और जो है वो अपना दौलताबाद भी राजधानी रही। तो कारण ये है। कारण के बाद ये भी हमें डिस्कस करना चाहिए कि इस चीज का प्रभाव क्या हुआ, क्या इसके कुछ इम्प्लीकेशंस हुए। प्रभाव हुआ, एक तो जनता परेशान हुई यार बहुत, अनडाउटेडली दिल्ली की जनता बहुत परेशान हुई, इससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में, यहीं से इस्लाम बहुत तेजी से फैला है, विशेष तौर पर महाराष्ट्र में, और इस्लाम में भी सूफीइज्म बहुत तेजी से फैला है।
जैसा मैंने आपसे कहा कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक ये सूफीज़्म को बहुत प्रमोट करता था, बहुत सम्मान भी करता था। तो ये अपने साथ सूफी संतों को भी लेकर के आया और फिर बहुत सारे सूफी संत दौलताबाद और इनके आसपास के क्षेत्रों में बस गए। अब मोहम्मद बिन तुगलक तो मर गया, बाकी लोग भी मर गए, लेकिन ये संत रहे आए और इन्होंने सूफी संस्कृति के जरिए सूफी इस्लाम को यहाँ पर बड़े पैमाने पर फैलाया है। तो दक्षिण भारत में विशेष तौर पर महाराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में इस्लाम का तेजी से प्रसार हुआ जब इसने दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया। बट एट द एंड ये योजना असफल साबित हुई, ये योजना नहीं चल पाई प्यारे दोस्तों, और बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। सैनिक वापस आ गए, 14 साल बाद ये खुद वापस आ गया। तो ये सारी इसकी योजना थी। तो ये था पहली योजना राजधानी परिवर्तन की, यही बस सबसे कंट्रोवर्शियल थी। अब दूसरी जो योजना है, दूसरी जो स्कीम है, वो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। वो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, अर्थात टोकन करेंसी को इशू करना। ठीक है, टोकन करेंसी को इशू करना। अब पहले आपको यह समझना होगा कि सांकेतिक मुद्रा शब्द का अर्थ क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय टोकन करेंसी? सांकेतिक मुद्रा का मतलब होता है कि एक, जैसे मान लो एक सिक्का है 10 रुपए का, इस पर लिखा है 10 रुपए, तो जो 10 रुपए इस पे लिखा हुआ है वो इसकी फेस वैल्यू है, वो इसकी फेस वैल्यू है, अर्थात वो इसका अंकित मूल्य है, वो इसका अंकित मूल्य है जो यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन ये जो सिक्का बना है, जिस धातु से ये बना है, जिस भी मेटल से ये बना है, उसकी वैल्यू थोड़ी ना 10 रुपए है। वो तो हो सकता है कि 2 रुपए में बन गई हो धातु, तो 2 रुपए इसका वास्तविक मूल्य है कि अगर मैं ये धातु बेचने के लिए जाऊंगा तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे, मुझे रियल या एक्चुअल वैल्यू है। तो ऐसी मुद्रा को ही हम क्या बोलते हैं? सांकेतिक मुद्रा बोलते हैं। और अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, हमारे पास एक नोट आया 500 रुपए का। क्या आपको लगता है कि वो कागज 500 रुपए का बिकेगा? बिल्कुल नहीं। चूंकि उस पर भारत सरकार, रिजर्व बैंक के गवर्नर ने यह लिखा है कि इसकी कीमत 500 रुपए है, तो हम उसे 500 रुपए के रूप में कंसीडर करते हैं। तो ये क्या मुद्रा है? सांकेतिक मुद्रा है। ये सारा टोकन करेंसी कहलाता है साथियों। तो ये पहला सुल्तान हुआ दिल्ली सल्तनत का जिसने टोकन करेंसी को शुरू किया। याद रखना, दुनिया में टोकन करेंसी लगभग 100 साल पहले आ चुकी है। मंगोल एक शासक था कुबलई खान, मंगोल का शासक था कुबलई खान। तो कुबलई खान ने 1260 के आसपास पहली बार सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की थी। पहली बार कुबलई खान नाम का एक मंगोल रूलर था, उसने टोकन करेंसी को शुरू किया था। तो दुनिया में ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा था, पर इसने किया। तो इसने किया क्या टोकन करेंसी के लिए? इसने क्या किया? टोकन करेंसी आपको समझ में आ गया होगा। टोकन करेंसी के लिए क्या करता है कि जो चांदी का सिक्का था, जो सिल्वर कॉइन था, और चांदी के सिक्के को टंका बोला जाता था, ये आप ऑलरेडी जानते हो। तो चांदी के सिक्के की ऐसा मान के चलो कि जैसे 10 रुपए का चांदी का सिक्का है, तो एक्चुअल में उसमें 10 रुपए की चांदी होती थी। तो चाहे आप सिक्का ले जाओ या चांदी ले जाओ, बात एक ही है। जैसे एक 10 रुपए का चांदी का सिक्का है, तो उसको अगर आप बेचने भी जाओगे कहीं पर भी, तब भी आपको 10 रुपए मिलेंगे। ये करेंसी हो गई, सिंपल। इसने कहा कि अब हम तांबे और कांसे के सिक्के जारी करेंगे। अब हम कॉपर और ब्रॉन्ज के सिक्के इशू करेंगे, और इनकी कीमत भी वही होगी जो चांदी के सिक्के की कीमत है। कहने का मतलब क्या? मैंने कांसे का एक सिक्का बनाया। अब कांसे के सिक्कों को बनाने में मेरी लागत 2 रुपए की आई, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसकी कीमत उतनी ही होगी जितनी चांदी के सिक्के की कीमत होती थी, मतलब इसे 10 रुपए के रूप में ही कंसीडर किया जाएगा। तो इसने चांदी के सिक्के के मूल्य के बराबर के, चांदी के सिक्के के मूल्य के बराबर तांबे और कांसे के सिक्के जारी किए। इसने कॉपर और ब्रॉन्ज क्वाइन इशू किए विद द सेम फेस वैल्यू दैट सिल्वर क्वाइन हैड, दैट सिल्वर क्वाइन हैड। तो कहा गया कि यार यही टोकन करेंसी है। इसी को क्या कहा गया? टोकन करेंसी कहा गया। तो अब सवाल वही है कि सर कुछ तो कारण होगा, कोई ना कोई रीजन तो रहा होगा, कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा। तो अलग अलग लोग अलग अलग बात करते हैं। जैसे बर्नी, तो बर्नी कहता है कि खजाना खाली हो गया था।
सुल्तान का खजाना जो है वो बहुत तेजी से खाली हो रहा था। हमारे पास इतनी चांदी बची ही नहीं थी कि हम सिक्के बना सके। ईश्वर टोपा ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, इतिहासकार हैं ईश्वर टोपा, और वो लिखते हैं कि इस समय पूरी दुनिया में वैश्विक तौर पर चांदी की कमी आई थी, और इसके हमें कई एविडेंस मिलते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि पूरी दुनिया में ही चांदी की कमी आ गई थी, पूरी दुनिया में ही सिल्वर का जो है वो शॉर्टेज आ गया था। और ये सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है, पूरी दुनिया में चांदी की कमी दिखाई देती है, पूरी दुनिया में हमें सिल्वर का शॉर्टेज दिखाई देता है। तो ये बात यहाँ पर है साथियों, ठीक है। तो ये मुख्य कारण इसका यह था कि चांदी ही कम हो गई थी, तो सिक्के कहाँ से जारी करता, और सिक्के जारी नहीं करता तो इकोनॉमी कैसे चलाता। अब चूंकि इसने टोकन करेंसी को इशू किया, अब इशू तो कर दिया, लेकिन मानक नहीं बनाए, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं बनाए कि सिक्का कैसे बनाया जाएगा। देखो, आज भारत सरकार नोट बनाती है ना, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी मशीनरी काम करती है। वो ये मेक श्योर करती है कि घर के प्रिंटर से नोट ना छपने लगे। तो एक विशेष प्रकार का कागज आता है, बहुत ही विशेष प्रकार की इंक आती है, एक बहुत ही विशेष प्रकार की अत्यंत बारीकी से, घंटों की मेहनत से, हजारों घंटों की मेहनत से बनाई गई डिजाइन होती है। बहुत बारीक डिजाइन होती है नोटों में, और एक बहुत अलग प्रकार का प्रिंटर होता है। तो हर व्यक्ति नोट नहीं बना सकता घर पे। मेरे घर में प्रिंटर है, मैं फोटोकॉपी करके चला जाऊं नोट लेकर के, क्या ऐसा कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। मोहम्मद बिन तुगलक ने यही गलती कर दी। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि टोकन करेंसी तो इशू कर दी, लेकिन मानकीकरण नहीं किया। तो इससे क्या हो गया, हर एक व्यक्ति थोड़ा बहुत भी जो धातु के बारे में जानता था, थोड़ा बहुत भी जो मेटल के बारे में जानता था, उसने अपने घर में ही टकसाल लगा ली, मतलब वो घर में ही सिक्के बनाने लगा। बर्नी लिखता है, अगेन धर्म की भाषा से, कि हर एक हिंदू के घर में टकसाल होती थी, ऐसा नहीं है, मुसलमानों के घर में भी थी, पर बर्नी का स्टेटमेंट है। बर्नी के कथन से लेकिन ये समझ में आता है कि बहुत सारे जो लोग मेटल का काम करना जानते थे, जो भी लोग धातु का काम करना जानते थे, उन्होंने एक मिंटिंग प्रेस अपने यहाँ पे बना ली, टकसाल अपने यहाँ बना ली, और खुद सिक्के बनाने लगे। तो इससे क्या हुआ, पूरे के पूरे बाजार में सिक्कों की अर्थात मुद्रा की भरमार आ गई। इससे डिमांड बहुत बढ़ गई, इतनी सप्लाई नहीं बढ़ पाई, जिससे बेतहाशा महंगाई बढ़ गई। जब भी लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, वो ज्यादा चीजों को मांगेंगे, जब उनकी आपूर्ति पूरी नहीं हो पाएगी, तो अल्टीमेटली हमें देखने मिलेगी महंगाई अर्थात इन्फ्लेशन। सुल्तान को, इसलिए एडवर्ड थॉमस नाम के एक इतिहासकार हैं, वो लिखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक सिक्के बनाने वाले लोगों का सुल्तान था। उस पे एक व्यंग कसते हैं एडवर्ड थॉमस, और लिखते हैं कि ही वॉज प्रिंस ऑफ मनियर्स। एडवर्ड थॉमस एक इतिहासकार है, तो एडवर्ड थॉमस लिखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि यार जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, ही वॉज प्रिंस ऑफ मनियर्स, मतलब सिक्के छापने वालों का सुल्तान था, ऐसा बनाने वालों का सुल्तान था। तो ये बड़ा स्टेटमेंट उसके ऊपर व्यंग के रूप में कसा जाता है। तो ये योजना भी उसकी खराब हो गई, ये योजना भी विफल हो गई, पूरे सिक्कों को वापस लेना पड़ा, और पूर्णतः ये योजना भी ऑलमोस्ट खत्म। तो ये उसकी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था कि हम चांदी के सिक्कों के मूल्य, देखो योजना बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया स्कीम थी, पर वही बात है कि आपने इम्प्लीमेंटेशन पर काम ही नहीं किया, आपने मानकीकरण पर काम ही नहीं किया, तो अल्टीमेटली योजना फेल कर गई। ठीक है साथियों, अब इसके बाद जो अगला है वो है खुरासन और कराचल अभियान। बस एक ही बात जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं वही आप याद रख लो, अलग से कुछ और याद रखने की आवश्यकता नहीं है। देखो, ये जो रीजन है साथियों, ये वाला जो इलाका है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये वाला जो पूरा का पूरा इलाका है, ये अफगानिस्तान, ईरान, ये जो इलाका है, ये वाला इलाका खुरासन कहा जाता था। ठीक है, ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये खुरासान वाला इलाका है, खुरासान। तो यहां पर क्या हुआ कि इस क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई। हर जगह फैल जाती है राजनीतिक अस्थिरता, कोई बड़ी बात नहीं थी। इस पूरे इलाके में एक राजनीतिक अस्थिरता फैली, यहाँ पे कोई शासक नहीं था। तो मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि मेरे पास एक बहुत अच्छा मौका है, क्यों ना मैं इन सभी क्षेत्रों को
अपने राज्य में मिला लूं। तो इसने 3,70,000 लोगों की सेना बनाई, 3,70,000 लोगों की सेना, और सबको यहां भेज दिया कि तुम जाओ और ये पूरे क्षेत्र को जीत करके भारत में मिला लो। पर जब तक ये सेना पहुंची, यहां पे एक शक्तिशाली राजा आ गया, उसने सबको भगा दिया, पूरी सेना वापस लौट आई। ठीक है, और कहा जाता है कि 2,70,000 सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया गया, जिससे बहुत बेरोजगारी फैली। तो खुरासान अभियान भी इसका असफल हो गया। फिर ऐसा ही काम इसने किया कराचल। कराचल ये वाला जो एरिया है, ये कराचल वाला एरिया कहलाता था प्यारे दोस्तों। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये कराचल वाला एरिया है। तो यहां पर भी उसने लगभग 1,00,000 लोगों की सेना भेजी, और इसमें से 10 लोग ही जिंदा बचे। कुछ लोग कहते हैं कि 3 लोग जिंदा बचे, जितने भी बचे, पर पूरी सेना खत्म हो गई। तो ये कराचल अभियान भी उसका फेल हो गया। तो खुरासान और कराचल, तो ये इसकी 4 योजनाएं, अभी मैंने 4 बचाई हैं, एक और बची है। पहले इन 4 के बारे में एक बार हम पीपीटी से पढ़ लेते हैं, ताकि सारी बातें रिकॉल हो जाए। देखो, ये तो याद रखना ही है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं साथियों। इसके बाद देखो, जो हमने पढ़ाया आपको कि राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद, ये मैंने गूगल मैप भी लगाया, ये अभी का गूगल मैप है साथियों, और उस समय रूट अलग रहा होगा डेफिनेटली। ये देखो, आप खुद देख लो, अभी भी देख लो यार, बहुत बहुत बड़ा एरिया है। हम सोचेंगे कार से जाने में भी हम सोचेंगे 10 बार। ठीक है, और लोगों को पैदल जाने के लिए बोल दिया, दिल्ली से दौलताबाद तक इतना बड़ा रास्ता। तो देखो, दौलताबाद का मूल नाम देवगिरी था, मुबारक शाह ने इसका नाम कुतुबाबाद लगा था, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दौलताबाद या कुवत उल इस्लाम कहा। 700 मील की लगभग दूरी थी। पहले माता गई, उसके बाद उलेमा गए, फिर जनता गई। कारण भी हमने यहाँ लिखे हैं कि बरनी कहता है कि वो केंद्र में स्थित था, इब्न बतूता कहता है कि बुरे पत्र लिखते थे। फिर प्रभाव भी हमने यहाँ लिखे हैं, जो आपको यहाँ दिख रहे हैं साथियों। सांकेतिक मुद्रा में देखिए, सांकेतिक मुद्रा का मतलब हमने आपको बताया कि जब अंकित मूल्य जो है वो वास्तविक मूल्य से ज्यादा हो, जो फेस वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा हो, तो उसे हम टोकन करेंसी कहते हैं। दुनिया में पहली बार जो टोकन करेंसी इशू की थी, उसका नाम था चाओ चान, जो कि चीन में मंगोल शासक कुबलाई खान के द्वारा इशू की गई थी। इसने चांदी का जो टंका था, उसके स्थान पर समान मूल्य के कांसे के सिक्कों को शुरू किया। वही मैं कह रहा था, जो अभी आपको बताया। फिर बर्नी कहता है कि राजकोष खाली हो गया था। ईश्वर टोपा कहते हैं विश्व में चांदी की कमी थी। एडवर्ड थॉमस कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक प्रिंस ऑफ मनियर था। यह भी पूरी तरीके से असफल हो गई। हर हिंदू के घर में टकसाल है, तुगलकाबाद के बाहर जाली सिक्कों का ढेर लग गया। फिर हम आगे बढ़े, हमने युद्ध के बारे में पढ़ा कि कराचल और खुरासान अभियान। खुरासान पूर्वी ईरान और अफगानिस्तान का इलाका था। 3,70,000 लोगों की सेना भेजी, असफल रहा। 2,70,000 सैनिकों को हटा दिया गया। कराचल है, कुमाऊं उत्तराखंड का इलाका है। हिमाचल के हिंदू शाही वंश और चीन के विरुद्ध हुआ था। खुसरो मलिक ने लीड किया था। 1,00,000 में से 1,00,000 में है साथियों, गलत हो गया। 1,00,000 में से लगभग 3 सैनिक वापस लौटे थे साथी, 3 सैनिक वापस लौटे थे। आखिरी जो कंट्रोवर्शियल डिसीजन इसका था, वो था दोआब में कर वृद्धि। अब दोआब का इलाका कौन सा है, ये भी जरा देख लो। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, गंगा और यमुना नदी के बीच में, ये यमुना नदी है, ये गंगा नदी है, इसके बीच में ये जो इलाका है, इसी इलाके को दोआब कहा जाता है। इसी रीजन को दोआब कहा जाता है प्यारे दोस्तों। ये हमेशा से बहुत उपजाऊ रहा है, हमेशा से बहुत फर्टाइल रहा है। मतलब ज्यादा उत्पादन होता रहा इन क्षेत्रों में, ज्यादा प्रोडक्शन होता रहा इन एरियाज में। सुल्तान की सोच गलत नहीं थी। उसका मानना यह था कि यार यहाँ ज्यादा उत्पादन हो रहा है, तो थोड़ा सा ज्यादा पैसा हमें यहाँ से मिल सकता है, थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट हमें यहाँ से मिल सकता है। तो उसने क्या किया कि इस क्षेत्र में 50% जो था वो टैक्स इंक्रीज कर दिया, जो कर था वो 50% बढ़ा दिया। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उसने कर बढ़ाया, क्योंकि उसने किसानों के लिए बहुत काम भी किया था। 2 प्रॉब्लम हो गई। जब इसने टैक्स बढ़ाया, उसी समय पर यहां अकाल पड़ गया, और जो इसके अधिकारी थे, अधिकारों को सुल्तान ने आदेश दिया था कि तुम तो बहुत सख्ती से टैक्स को वसूल के लाओ। तो एक तो अकाल पड़ गया, तो लोगों के पास पैसे ही नहीं था, और आपने सख्ती से टैक्स वसूल लिया, तो लोगों ने विद्रोह कर दिया।
तो किसानों ने भी विद्रोह कर दिया। किसानों ने कहा हम खेती ही नहीं करेंगे, हम पशुपालन ही नहीं करेंगे। तो उस साम्राज्य में अनाज का संकट आ गया और ये योजना भी उसे वापस लेनी पड़ी। किसानों को बहुत मारा भी गया इस पूरे क्रम में, पर ये योजना भी अंततः उसे वापस लेनी पड़ी, ये स्कीम भी उसको वापस लेनी पड़ी। तो ये सुल्तान की 5 योजनाएं थी साथियों। यहाँ पर D.4 इसलिए है कि मैंने यहाँ 2 योजनाएं कवर कर दी हैं, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज मत होना कि सर 4 को 5 कैसे बोल रहे हो। तो ये उसकी 5 योजनाएं थी। अब मैं मान के चलूंगा कि आपको समझ में आएगा। पहली योजना, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन। दूसरी योजना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तीसरी योजना, खुरासान का अभियान। चौथी योजना, कराचिल का अभियान। और जो 5वीं योजना थी वो थी दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। ये 5 योजनाएं उसकी असफल हो जाती हैं। इस वजह से उसे रक्त पिपासु सुल्तान कहा जाता है साथियों। चलिए अब आखिरी हिस्से पर 5 मिनट में हम जल्दी से एक हिस्सा और कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि ये सूफी संतों का बहुत सम्मान करता था साथियों। जो सूफी संत थे उनका बहुत सम्मान करता था, सूफीज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट भी किया है। तो इससे हमें जानकारी कैसे मिलती है? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है साथियों, जो मोहम्मद बिन तुगलक है, उनके गुरु का नाम था शेख अलाउद्दीन। गुरु का नाम था शेख अलाउद्दीन। तो शेख अलाउद्दीन का शिष्य था मोहम्मद बिन तुगलक। ये सल्तनत का पहला सुल्तान हुआ जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया और बहराइच यूपी में है सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे सूफी संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए, जैसे बदायूं में मीरन मुलहीम का मकबरा, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन का मकबरा, अजूधन में शेख मुल्तान का मकबरा। ऐसे बहुत से मकबरे बनवाए। तो यहाँ से सवाल भी बनता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया था। तो चाहे वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह हो या बहराइच में सलार मसूद गाजी का मकबरा हो, ये दोनों जगह पर जाने वाला पहला सुल्तान था। और इसने बहुत सारे सूफी संतों की कब्र पर मकबरों का निर्माण भी करवाया है। ठीक, कुछ और बातें याद रखिएगा कि ये तो हम बता ही चुके हैं कि मोरक्को का यात्री इब्न बतूता आया था, इसे दिल्ली का काजी बनाया गया, राजदूत के रूप में चीन भेजा गया। अरबी भाषा में इसने रहला नाम की किताब लिखी थी, शुरू में हमने बताया था। इसी ने बताया था कि उलूक और दावा 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी, उलूक घोड़े के द्वारा और दावा पैदल। ये सब हमने पढ़ा। इसमें सती प्रथा का वर्णन भी मिलता है। हाँ, ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा जो इसकी धर्मनिरपेक्षता के बारे में बताता है कि एक जैन संत थे साथियों, और जैन संत का नाम था जिन प्रभु सूरी। तो जिन प्रभु सूरी नाम के एक जैन संत थे, उनको दरबार में बुला करके मोहम्मद बिन तुगलक ने सम्मान किया था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किस जैन संत का सम्मान किया गया था? तो जिन प्रभु सूरी का सम्मान किया गया था। ठीक है, एक और राइटर हुए जिया नक्शबी। जिया नक्शबी ने एक किताब लिखी है तूतीनामा, और तूतीनामा में क्या है कि जो कथाएं हैं उनका संस्कृत में अनुवाद किया गया है। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि तूतीनामा की रचना किसने की थी, और मैक्सिमम लोग अमीर खुसरो लगा करके आ जाते हैं। हमें लगता है कि उन्हें तोता-ए हिंद बोला जाता था, तो अमीर खुसरो ने ही ये लिखा होगा। ये बिल्कुल भी नहीं है। तूतीनामा जो किताब है वो संस्कृत भाषा कथाओं का फारसी में अनुवाद है। ये जिया नक्शबी के द्वारा लिखी गई थी। 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने विजयनगर राज्य बनाया, और 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी राज्य बनाया। तो इसके बारे में एक बात कही जाती है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा क्षेत्रीय विस्तार किया, लेकिन इसी के शासनकाल में दिल्ली सिकुड़ना भी शुरू हो गई। जो कर्नाटक तेलंगाना ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करेंगे, और बहुत कमाल का इतिहास रहा है विजयनगर का, जो दिल्ली सल्तनत के बाद हम पढ़ेंगे साथियों। और इसी समय लगभग 10 सालों के बाद 1347 में
अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की, जो आगे जाकर के 5 भागों में टूट जाएगा, जिन्हें हम दक्षिण सल्तनत या दक्कन की सल्तनत के नाम से जानेंगे, जिसमें गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, बरार, बीदर, ये सारे क्षेत्र आएंगे। तो इनकी स्थापना भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही होती है। तो ये प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को होती है। ठट्टा सिंध में इसकी मृत्यु होती है, पाकिस्तान वाला इलाका था। और बदायूं लिखता है कि अंततः लोगों को उससे और उसे लोगों से मुक्ति मिल गई। अंततः जनता को उससे और उसे जनता से मुक्ति मिल गई। ये बदायूं का बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है रिगार्डिंग मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये था साथियों मोहम्मद बिन तुगलक, सल्तनत का रक्त पिपासु पागल सुल्तान, लेकिन सल्तनत का सबसे शिक्षित सुल्तान, जो हमें यह सिखा के जाता है कि योजनाएं जब भी बनाओ तो उसके क्रियान्वयन पर बहुत ध्यान दो, जब भी कोई स्कीम बनाओ तो उसके इम्प्लीमेंटेशन पर बहुत ध्यान दो। एक प्रश्न पूछा गया था मुख्य परीक्षा में कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक की तुलना कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी जहाँ एक अशिक्षित सुल्तान था, लेकिन उसके अंदर व्यवहारिक शिक्षा बहुत ज्यादा थी, और मोहम्मद बिन तुगलक योजनाओं के क्रियान्वयन को सही नहीं कर पाया, वो इम्प्लीमेंटेशन को सही नहीं कर पाया साथियों। तो कल तुगलक वंश की हमारी आखिरी क्लास होगी, हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे और कुछ अन्य तथ्य पढ़ेंगे, और कोशिश यही करेंगे कि कल की ही क्लास में हम सैयदों के बारे में भी पढ़ लें। तो अब 2-3 क्लासेस और दिल्ली सल्तनत कंप्लीट, तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम समय ले रहे हैं, मैं जानता हूं कि लेक्चर लेकिन हम रेगुलर ही ला रहे हैं। कल कुछ कारणवश लेक्चर नहीं आ पाया था। उद्देश्य यही है कि एक बार पढ़ लें, लेकिन अच्छे से पढ़ लें। बार बार पढ़ने से बेहतर है कि एक बार थोड़ा सा समय निकाल करके पढ़ लिया जाए और तैयारी इतनी अच्छी कर ली जाए कि हमें दोबारा तैयारी करने की आवश्यकता ना पड़े। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, 5 मिनट में रिकॉल करते हैं और क्लास को खत्म करते हैं साथियों। तो आज की क्लास की शुरुआत हमने यहाँ से की कि मार्च 1325 में गयासुद्दीन तुगलक का सबसे बड़ा बेटा तुगलकाबाद में राज्यरोहण करता है और तुगलक वंश का दूसरा सुल्तान बनता है। जब ये सुल्तान बनता है, उससे पहले इसका नाम जौना खान था। उलूग खान का टाइटल गयासुद्दीन तुगलक ने दिया था। जब ये सुल्तान बना तो इसने मोहम्मद बिन तुगलक का टाइटल ले लिया। 40 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया। उसके बाद दिल्ली का ये सबसे शिक्षित सुल्तान दिल्ली पहुंचता है, जहां उसका स्वागत किया गया और लाल महल में इसने दोबारा राज्य अभिषेक करवाया। कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है, स्टोरी आगे बढ़ती है। इसने बहुत सारे कृषि सुधार किए, बहुत सारे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म किए, जैसे दीवान एक को ही एक कृषि विभाग बनाया, जिसका काम था कि अनउपजाऊ जमीन को उपजाऊ जमीन में कन्वर्ट करना। किसानों को इसने ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किए, जिन्हें तकावी ऋण कहा गया। साथियों, इसने देवीय राजत्व का सिद्धांत अपनाया, डिवाइन किंगशिप थ्योरी को अडॉप्ट किया और सिक्कों पर जिले इलाही नाम का एक टाइटल भी लिखवाया। धर्मनिरपेक्ष था बहुत हद तक, क्योंकि जैन संत थे जिनसूरी, उनका भी सम्मान किया था। हिंदुओं के त्योहार में ये जाया करता था और पूरी तरह से योग्यता के आधार पर ये लोगों को भर्ती करता था। सभी प्रकार के लोगों को इसने लगभग भर्ती किया है प्यारे दोस्तों। फिर हम आगे बढ़े, इसकी 5 विवादास्पद योजनाएं रही। दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट करना हो, दोआब में कर वृद्धि करना हो, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना हो, खुरासान का अभियान हो या कराचिल का अभियान हो। सूफी संतों का बहुत सम्मान करता था, खुद शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। ये वही व्यक्ति है, पहला सुल्तान है दिल्ली का, जो कि अजमेर की दरगाह पर जाता है और बहुत सारे सूफी संतों के लिए उनकी कब्रों पर मकबरों का निर्माण करता है। इसके शासनकाल में सबसे अधिक विद्रोह होते हैं। इसी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत अपने चरम पर पहुंचता है क्षेत्र विस्तार में, और इसी के शासनकाल में सिकुड़ना भी शुरू हो जाता है। 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई, जिनकी चर्चा हमने की थी अलाउद्दीन खिलजी के समय, हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। वहीं 1347 में बहमन शाह के द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना की गई। इसके समय अफ्रीका मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भी भारत आया था, जिसने रेहला नाम की किताब लिखी थी। सती प्रथा का वर्णन है, डाक प्रथा का भी वर्णन है। उलूक अश्व वाले जो डाक है उसको कहा जाता था, दावा जो है वो पैदल जो डाक होती थी उसको कहा जाता था।
एक और बात जो हमें समझ में आती है एट द एंड कि इसकी मृत्यु ठट्टा सिंध वाले इलाके में हुई थी और बदायूं कहता है कि लोगों को इससे लोगों को मुक्ति मिल गई। तो बस यही था मोहम्मद बिन तुगलक। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। मुझे बताइएगा इसमें कुछ भी इंप्रूवमेंट करना हो। बाकी सपोर्ट बनाए रखिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बहुत मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।